Assalamu alaikum. Here we are at the lecture number 6 of the operating system. In this lecture, I will discuss different things about the working mechanism of operating system. So I have titled this slide as how operating system works. So let us look at some of the objectives. First of all, we will discuss the interrupt architecture, that is the basic working mechanism of operating system. After that, we will be discussing different modes of an operating system. Then we will discuss different functions and services of operating system and how services are implemented with the help of system calls. So let's begin with our first slide. Operating system has two common roles. The first role is resource allocator and the second role is computer program. So we can say that an operating system is a resource allocator or manager. Secondly, we can say that operating system controls the execution of one or more programs. Now, what is a resource? Any hardware device is a resource. Any kind of software or a program is a resource. Drivers are resources. Different files stored in our storage devices or flash drives are resources. So basically, an operating system manages all these resources. Now, what do we mean by the management? मैनेजमेंट से हमारा मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिसोर्सेज को एलोकेट भी करता है और डी एलोकेट भी करता है. इसका डिवाइसेस का स्टेटस भी चेक करता है और डिवाइसेस को या रिसोर्सेज को कंसिस्टेंट मैनर में वर्किंग प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है. The operating system decides between conflicting requests. Now, what are the requests? Operating system का जो basic mechanism है उसमें दो ही बातें हैं. हम operating system से किसी चीज़ की request करते हैं और operating system उस request को respond करता है. या तो वो error की form में respond करता है या वो किसी success case की form में respond करता है. जैसे for example, यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं यहाँ पर इसको रीनेम करता हूँ. अब ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने एक रिक्वेस्ट की कि मैं इस फाइल को रीनेम करना चाहता हूँ. मैं यहाँ पर इसका न्यू नेम टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ. तो क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरी रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड किया और इसका नेम चेंज कर दिया. लेकिन अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ, मैंने इस फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर दिया और इसमें कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया. अब मैं दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका नाम चेंज कर दो और अब मैं इसका नाम ABC रख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ. अब इसका नाम चेंज नहीं हुआ. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ शोन ए मैसेज दैट द फाइल इज़ इन यूज़. सो दिस इज़ बेसिकली ए कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक फ़ाइल को यूज़ भी कर रहा हूँ और साथ ही मैं रिक्वेस्ट कर दूँ कि मैं उसका नाम चेंज करना चाह रहा हूँ. सो इस सिनेरियो में ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया. और कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट के बारे में डिसाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम फेयर यूज़ को इंश्योर करता है, एफिशिएंट यूज़ को इंश्योर करता है कि हम हर चीज़ को एफिशिएंटली यूज़ करें, हर चीज़ को हम एफिशिएंटली मैनेज करें. इसकी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव ए प्रिंटर एंड वी हैव इशूड ए कमांड टू द प्रिंटर टू प्रिंट आउट ए बुक हैविंग 1000 pages. Now the printer is working and printing the book pages.
So printer is basically a device that is non-shareable. There are two types of devices. One type is shareable devices and the second type is non-shareable devices. The printer is a non-shareable device. So printer is printing the book. अब अगर मैं प्रिंटर को मिडल में एक और कमांड प्रोवाइड करता हूँ कि मुझे ये 5 पेज का डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर दो, तो क्या होगा? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि क्या प्रिंटर अवेलेबल है या बिज़ी है। अगर तो अवेलेबल होगा तो मुझे एलोकेट कर देगा, और अगर बिज़ी होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली मेरी रिक्वेस्ट को वेट स्टेट पे लगा देगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, वेटिंग स्टेट पे लगा देगा। तो क्या होगा? जब 1000 पेजेस की बुक प्रिंट आउट हो जाएगी, उसके बाद वो 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट है उसको भी प्रिंट आउट कर देगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मिक्स कर देता तो फिर क्या होता? उन 1000 पेजेस में ही कहीं वो 5 पेजेस जो थे वो मिक्स आउट हो जाते और बाद में फिर मुझे फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी होती। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है एज ए रिसोर्स मैनेजर। सो यू कैन से दैट operating system is a resource manager that manages the allocation and deallocation of different resources. Second, मेरे पास आता है कि operating system is a control program, or you can say that operating system controls the execution of different programs. In our daily life, we use different programs simultaneously. As I am using the PowerPoint slides, and at the same time I am using Camtasia for capturing this video. So basically I am using multiple programs. So operating system controls the execution of program. Now let's suppose I have a Word document here and a PPT slide here. अब अगर मैं Word पर स्विच करता हूँ तो मैं जो भी टाइप करूँगा वो Word पे टाइप होगा, लेकिन अगर मैं PowerPoint पे स्विच करूँगा तो जो भी टाइप होगा वो पावर पॉइंट पर टाइप होगा। यानी जैसे ही मैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम स्विच करता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है कि मैं एक्चुअली किस प्रोग्राम पे वर्किंग करना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा मेरी जितनी भी इनपुट है या जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो सारी की सारी उस इंटेंडेड प्रोग्राम तक ही जाती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स। Now why operating system performs this control? To prevent different sort of errors. अगर operating system ये चीज़ मैनेज ना करता तो मैं अगर वर्ड में लिखना चाहता तो क्वाइट पॉसिबल वो पावर पॉइंट पर लिखा जाता, और जो चीज़ पावर पॉइंट पर लिखना चाहता वो क्वाइट पॉसिबल वर्ड पर लिखी जाती, जो किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल या इजी टू यूज़ नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट ड्रिवन है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंटरप्ट? इंटरप्ट मीन्स इंटरप्शन, यानी स्टॉपेज ऑफ वर्क और स्विचिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क। सो इंटरप्ट इज बेसिकली ए सिग्नल। इंटरप्ट्स आर जनरेटेड बाय बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. Hardware generated interrupts are simply known as a signal in different literatures, and software generated interrupts are known as trap or error or a user request. अच्छा, हम पहले देख लेते हैं कि एक इंटरप्ट चीज़ क्या है। लेट्स सपोज मैं इस वक्त पावर पॉइंट पर काम कर रहा हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो पावर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ये एक इंटरप्ट है। अब इंटरप्ट ने बताया कि पावर पॉइंट से स्विच कर जाओ वर्ड की तरफ। मैं इसको क्लोज़ प्रेस करता हूँ, एक और इंटरप्ट जनरेट हुई कि मैं इस प्रोग्राम को क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर सेव क्लिक करता हूँ, एक और इंटरप्ट जनरेट होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे का सारा इंटरप्ट ड्रिवन है। इवन के जो मैं ये रीनेम भी करता हूँ, नो डाउट ये मेरी रिक्वेस्ट है, लेकिन ये इंटरप्ट भी है। मैं जैसे ही यहाँ पर नेम टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करते ही एक इंटरप्ट जनरेट होती है जो इसका नाम चेंज कर देती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन है। जो भी काम हम ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म करते हैं वो इंटरप्ट्स की फॉर्म में ही परफॉर्म करते हैं। अब जब भी इंटरप्ट्स अकर करती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इन इंटरप्ट्स को रिजॉल्व करता है या इन इंटरप्ट्स को हैंडल करता है।
कैसे हैंडल करता है? सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर इंटरप्ट की टाइप फाइंड आउट करता है और उसके बाद दो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करता है। एक कॉन्सेप्ट है इंटरप्ट वेक्टर और सेकंड है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ है। फर्स्ट लाइन में वही लिखा है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम में टन्स ऑफ इंटरप्ट्स हैं। प्रिंटिंग की, रिफ्रेश की, क्लोज प्रोग्राम की, सेव, डिलीट, रीनेम, हर चीज़ जो है वो इंटरप्ट है। सेकंड मैंने आपको ये बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर इंटरप्ट को हैंडल करता है, यानी अगर वो कोई एरर है तो एरर को रिजॉल्व करता है, अगर कोई रिक्वेस्ट है तो उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। लेकिन इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए सबसे पहले इंटरप्ट की टाइप को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो जब भी इंटरप्ट जनरेट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इंटरप्ट की टाइप फाइंड आउट करता है और ये टाइप बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि यूज़र क्या करना चाह रहा है, क्या कोई एरर है या यूज़र की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है। नाउ जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट की टाइप फाइंड आउट कर लेता है उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई कोड चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो उस इंटरप्ट को हैंडल करे। सो इन इंस्ट्रक्शंस को हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। सो यू कैन से दैट an interrupt service routine is a separate segment of code that determines what action should be taken for each type of interrupt. So interrupt service routine हमारे पास interrupt को हैंडल करने के लिए कुछ instructions हैं या procedures हैं। अब ये जितनी भी interrupt service routines हैं ये कोई small programs हो सकते हैं, small modules हो सकते हैं, कोई files हो सकती हैं, कोई डिफरेंट सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस किसी ना किसी फाइल में या किसी ना किसी जगह पर प्रेजेंट होंगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट कर सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को ये फाइंड आउट करना है कि ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद कहाँ पर है, किस फाइल में ये इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट करती हैं। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि इंटरप्ट वेक्टर है। सो इंटरप्ट वेक्टर होल्ड्स द एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स। हम इसको रिपीट कर लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन। वट एवर वी डू इन ऑपरेटिंग सिस्टम is an interrupt. Whenever an interrupt is generated, operating system has to handle the interrupts to continue the normal working of the system. For handling an interrupt, first of all, the operating system tries to find out the type of interrupt. After finding out the type of interrupt, operating system needs the address of a code or address of a file that is required to resolve a problem, and that addresses are present in interrupt vector. So after finding out the address from the interrupt vector, operating system directly jumps to the interrupt service routine and executes instruction written in interrupt service routine. अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास तीन एंटिटीज़ हैं। एक मेरे पास नॉर्मल प्रोग्राम है एंड सेकंड वन इज़ इंटरप्ट वेक्टर एंड द थर्ड वन इज़ इंटरप्ट सर्विस रूटीन। I have assumed that the normal program has a total of 7 instructions. The interrupt vector has addresses of 4 interrupt service routines and interrupt service routine has a total of 5 instructions. अब लेट्स सपोज कि एक नॉर्मल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल मैनर में चलती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो गई, इंस्ट्रक्शन 2 एग्जीक्यूट हो गई, इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन इंस्ट्रक्शन 4 पे इंटरप्ट जनरेट हुई। अब जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगी ऑपरेटिंग सिस्टम इस नॉर्मल प्रोग्राम की वर्किंग को पॉज कर देगा और फिर क्या फाइंड आउट करेगा? इंटरप्ट की टाइप। इंटरप्ट की टाइप फाइंड आउट करने के बाद इंटरप्ट वेक्टर पे मूव करेगा और इंटरप्ट वेक्टर से एड्रेस फाइंड आउट करेगा किसी भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन का, और वो ऐसी इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगी जो इंटरप्ट को रिजॉल्व करेगी। अब लेट्स सपोज
कि जो भी इंटरप्ट जनरेट हुई है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन 2 चाहिए। अब इंटरप्ट वेक्टर से ऑपरेटिंग सिस्टम को इसका एड्रेस मिल गया, इसकी कोड लाइन का एड्रेस मिल गया, इसका फाइल नेम मिल गया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरप्ट सर्विस रूटीन की तरफ जंप किया और इंटरप्ट सर्विस रूटीन की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी इंस्ट्रक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब पांचों इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब इंटरप्ट जो है वो रिजॉल्व होगी। इंटरप्ट को रिजॉल्व करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वापस रिटर्न करेगा नॉर्मल प्रोग्राम की तरफ। और वो नॉर्मल प्रोग्राम किस पॉइंट पर रिटर्न करेगा? जहाँ पर उसे पॉज किया था। तो आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और कॉन्टेक्स्ट स्विच देखा था। उसमें भी हमने यही बात की थी कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को सिलेक्ट करता है तो उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव कर देता है, यानी पॉज कर देता है, ताकि उसकी वर्किंग वहाँ से दोबारा रिकंटिन्यू की जा सके। तो यही मैकेनिज़्म इंटरप्ट हैंडलिंग सिस्टम में है कि जिस इंस्ट्रक्शन पर इंटरप्ट जनरेट होगी उसको पॉज कर दिया जाएगा, इंटरप्ट की टाइप फाइंड आउट की जाएगी, उसके बाद इंटरप्ट वेक्टर से ISR का एड्रेस फाइंड आउट किया जाएगा, फिर ISR को एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर वापस नॉर्मल प्रोग्राम की तरफ रिटर्न होंगे और उसी पॉइंट पर रिटर्न होंगे जहां उसे पॉज किया था। यहाँ पर आप एक पॉइंट और ज़हन में रख लें कि ज़रूरी नहीं कि एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन ही चले। ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन रन कर रहे हों, इंस्ट्रक्शन 1, 2 क्वाइट पॉसिबल ISR की इंस्ट्रक्शन 3 पे एक और इंटरप्ट जनरेट हो जाए। तो जब ऐसा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम फिर ISR को भी पॉज करेगा और दोबारा इंटरप्ट वेक्टर की तरफ जाएगा, फिर उससे इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस फाइंड आउट करेगा और फिर सबसे पहले सब रूटीन को सॉल्व करेगा या सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये एक हिरारिकल मैनर में चलता जाएगा ये प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव डुअल मोड ऑपरेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। So Windows operating system allows dual mode operation. Now why an operating system needs a dual mode operation? A dual mode operation allows operating system to protect itself and other components from unauthorized access. This unauthorized access can be access of a person or a software or a malicious code. ऑपरेटिंग सिस्टम डुअल मोड को अलाउ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए करता। तो जब भी हम डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोसेसर है वो इन दोनों मोड्स में स्विच करता है। कभी प्रोसेसर यूज़र मोड में स्विच कर जाता है, कभी प्रोसेसर कर्नल मोड में स्विच कर जाता है, और ये डिपेंड करता है हमारी टास्क पर। सो बेसिकली दो मोड्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्किंग के, एक है यूज़र मोड और एक है कर्नल मोड। नाउ व्हाट इज़ यूज़र मोड? यूज़र मोड इज़ लेस प्रिविलेज्ड। सेकेंडली जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो यूज़र मोड में रन करते हैं। नाउ व्हेन एवर वी डबल क्लिक ए प्रोग्राम, the program is converted into a process. Each process has its own virtual address space. Now virtual address space is a new concept. I will be discussing this concept later on in this lecture. तो जितने भी प्रोसेस हैं हर एक का अपना वर्चुअल एड्रेस स्पेस एग्जिस्ट करता है और एक प्राइवेट हैंडल टेबल होता है। आप कह सकते हैं कि प्राइवेट हैंडल टेबल एक किस्म का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, लेकिन इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अब कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसकी वर्चुअल एड्रेस स्पेस प्राइवेट है। अगर आपके पास 10 प्रोसेस हैं तो हर प्रोसेस की एड्रेस स्पेस सेपरेट है एक दूसरे से, कोई भी एड्रेस स्पेस एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करती। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक एप्लीकेशन का किसी दूसरी एप्लीकेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं,
एक एप्लीकेशन का कोड किसी दूसरी एप्लीकेशन के कोड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो सारी की सारी आइसोलेटेड फॉर्म में रन करती हैं। तो आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर एक एप्लीकेशन क्रैश कर जाए उसका किसी दूसरे पे इफ़ेक्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पावर पॉइंट है और ये वर्ड है, और लेट्स सपोज ये वर्ड क्रैश कर जाता है, जैसे आपके सामने क्रैश कर गया। मैं अब इसको ओपन कर भी रहा हूँ, ये ओपन कुछ देर के बाद हुआ लेकिन कुछ टाइम के लिए ये क्रैश किया था। तो वर्ड के क्रैश होने से बाकी किसी पॉइंट पे कोई असर नहीं पड़ा है। पावर पॉइंट की वर्किंग मैकेनिज़्म पे कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ ए सेपरेट वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड पावर पॉइंट हैज़ ए सेपरेट वर्चुअल address space. So a processor running in a user mode cannot access virtual address space that are reserved for operating system. तो आप कह सकते हैं कि हर प्रोसेस की अपनी वर्चुअल एड्रेस स्पेस है और ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। तो जैसे डिफरेंट एप्लीकेशंस की वर्चुअल एड्रेस स्पेस ओवरलैप नहीं करती, इसी तरह किसी भी एप्लीकेशन की एड्रेस स्पेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओवरलैप नहीं कर सकती और ना ही उसको एक्सेस कर सकती हैं। इस तरह बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड और डाटा को सिक्योर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कर्नल मोड। नाउ द कर्नल मोड इज़ मोर प्रिविलेज्ड मोड, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेस राइट्स ज़्यादा हैं, हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस पे फंक्शन परफॉर्म करने की ऑप्शन ज़्यादा हैं, यहाँ पर हमारा अथॉरिटी लेवल ज़्यादा है। तो हम इसलिए इसको कर्नल मोड कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पे ही बेस करता है। कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कर्नल मोड है। ड्राइवर्स कर्नल मोड में रन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज हैं वो कर्नल मोड में रन करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टम कॉल्स, तो सिस्टम कॉल्स भी कर्नल मोड में रन करती हैं। लेकिन कर्नल मोड में जितना भी कोड है वो सारे का सारा सिंगल वर्चुअल एड्रेस स्पेस को शेयर करता है। जो यूज़र मोड है उसमें हर एप्लीकेशन का अलग वर्चुअल एड्रेस स्पेस है और एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस दूसरे से ओवरलैप नहीं करता। लेकिन अगर हम कर्नल मोड की बात करें तो कर्नल मोड में एक सिंगल बिग वर्चुअल एड्रेस स्पेस एग्जिस्ट करता है जो कि डिफरेंट कर्नल पोर्शंस या सब सिस्टम्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयर्ड है। सो आप कह सकते हैं कि कर्नल मोड ड्राइवर इज़ नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ड्राइवर्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। यानी अगर आईओ डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए कोई कर्नल मोड ड्राइवर है और मेमोरी मैनेजमेंट के लिए कोई कर्नल मोड ड्राइवर है, तो ये सारे के सारे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है। इसका नुकसान क्या होता है कि अगर कोई एक ड्राइवर क्रैश करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर सकता है। जैसे अक्सर ऐसा होता है, हम यूएसबी या हार्ड डिस्क ड्राइव से बल्क डाटा कॉपी करने लगते हैं तो बाज़-औक़ात एक प्रॉब्लम जनरेट होती है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम हाल्ट हो जाता है। अब नो डाउट जो प्रॉब्लम जनरेट हुई वो या तो इनपुट एंड आउटपुट यूनिट से जनरेट हुई या फिर वो प्रॉब्लम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से जनरेट हुई या स्टोरेज डिवाइस यूनिट से जनरेट हुई, लेकिन उसने अल्टीमेटली पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टक कर दिया और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक हाल्टेड स्टेट में चला गया, जिसकी वजह से हमने कोई भी वर्किंग कंटिन्यू नहीं कर सके। सो बेसिकली we can say that if there is an error in a kernel mode driver or if a kernel mode driver crashes, the whole operating system crashes. And why it is so? That is because all the kernel code and all the kernel drivers share a single virtual address space. Now take a look at this diagram. It clearly depicts difference between the user mode and the kernel mode. In the user mode area you can see applications and the user mode drivers and the Windows API. API stand for application program interface.
Now here is a dotted line that separates user mode from kernel mode. The kernel mode has kernel mode drivers and different routines, operating system kernel and the file system drivers. Now how a program can enter from user mode to kernel mode? It has only two ways. It can either use the Windows API or it can use user mode stubs to access kernel mode drivers. Now again this diagram clearly defines that user basically uses the application program and user has no direct contact with the hardware devices. So user has to use the application programs. Application program use Windows APIs and Windows APIs take the process from user mode to kernel mode, and then operating system kernel is responsible for managing hardware devices. So clearly a user mode is less privileged, a user mode has less access level, while the kernel mode has majority of the access level in a computer system. Here we discussed a simple concept about virtual address space. So let us discuss what is an address space. An address space is a combination of two words. One is address and the second is space. Now what is space? Space is the range of possible values, and the address is memory address. It could be a logical address and it can be a virtual address or it can be a physical address. So when we talk about the variables in a program, like we write int a, int b, int c, these are purely logical addresses. And whenever we double click a program, it becomes a process. So whenever a process is created, a virtual address space is also created. Now what is address space? Address space is range of all possible addresses a program can have. अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस जब मेमोरी में लोड होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लोड होती हैं. एक उसमें टेक्स्ट सेक्शन होता है, उसमें स्टैक होते हैं, उसमें हीप होती है, उसके बाद उसमें ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं. तो जब एक प्रोसेस मेमोरी में लोड होता है, सिंपल उसकी इंस्ट्रक्शंस ही नहीं लोड होती बल्कि उसका जो डाटा है वो भी मेमोरी में लोड होता है. तो मेमोरी में हर चीज़ कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते ही इसलिए क्योंकि उसमें डिफरेंट मेमोरी सेल्स हैं और हर मेमोरी सेल का कोई ना कोई एड्रेस. अब हर मेमोरी सेल का एड्रेस है, हर मेमोरी सेल कोई ना कोई वैल्यू, सिंगल वैल्यू और एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करता है. सो बेसिकली जो आपके पास एक प्रोग्राम होता है वो रैम में कोई एक एड्रेस ऑक्यूपाई नहीं करता, एक मेमोरी सेल ऑक्यूपाई नहीं करता, बल्कि एक प्रोग्राम मेमोरी में मल्टीपल एड्रेसेस ऑक्यूपाई करता है. जैसे यहाँ पर हम टास्क मैनेजर ओपन करके देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक प्रोसेस नज़र आ रहा होगा विनवर्ड के नाम से. अब विनवर्ड इस टाइम 30,004 के मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है. इसका मतलब विनवर्ड कोई एक मेमोरी सेल ऑक्यूपाई नहीं कर रहा बल्कि ग्रुप ऑफ मेमोरी सेल्स ऑक्यूपाई कर रहा है. और इन मेमोरी सेल्स में इसका कोड भी होगा, इसका क्रिटिकल सेक्शन भी होगा, इसका डाटा भी होगा, उसके बाद इसका स्टैक वैल्यूज़ भी होंगी, फंक्शंस और उनके पैरामीटर्स होंगे, हीप होगी. तो जब भी एक प्रोसेस मेमोरी में लोड होता है वो मेमोरी में ग्रुप ऑफ मेमोरी स्पेसेस ऑक्यूपाई करता है जिसको हम एड्रेस स्पेस कहते हैं. सो एड्रेस स्पेस इज रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल एड्रेसेस ए प्रोग्राम कैन हैव. अब सीपीयू कौन से एड्रेस जनरेट करता है? सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो इंस्ट्रक्शंस. सो सीपीयू विल जनरेट एड्रेसेस फॉर द इंस्ट्रक्शंस. For this we have discussed there is a program counter and there is a instruction register. So for the sake of
addresses of instruction, CPU uses program counter. Second one, these instructions operate on data, so CPU also requires addresses of data. That's why we have accumulator registers AX, BX, CX, DX in a central processing unit. तो जो CPU है वो दो तरह के एड्रेसेस ही जनरेट करता है, एक इंस्ट्रक्शंस को फैच करने के लिए और दूसरा डाटा फैच करने के लिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ने डाटा पर ही वर्किंग करनी है। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन आता है वर्चुअल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस का। A virtual address space is the set of ranges of virtual addresses that an operating system makes available to a process. अब आप देखें एक प्रोग्राम जो होता है, या हम ये बात कर लेते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो बेसिकली एक प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम में हमने लिखी हैं इंस्ट्रक्शंस में हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के होते हैं नेम। जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं वो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को डबल क्लिक करते हैं, एक प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन वेरिएबल्स को या उन इंस्ट्रक्शंस को या उसकी डाटा फाइल्स को एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस अलॉट करता है। और सेकेंडली, जब ये प्रोसेस मेमोरी में लोड हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन फिज़िकल मेमोरी में इसे मेमोरी सेल्स एलोकेट करता है, यानी मेमोरी एड्रेसेस एलोकेट करता है। तो फिज़िकल मेमोरी में जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो एक्चुअली फिज़िकल एड्रेस स्पेस है। तो आप इनकी डेफिनेशन आप क्लियरली देखें। ए फिज़िकल एड्रेस स्पेस इज़ ए रेंज ऑफ मेमोरी लोकेशंस दैट एग्जिस्ट इन ए मेमोरी, दैट इज़ रैम, and RAM is composed of different storage cells. So whenever a process is created, its virtual address space is translated into physical address space. We can also say that when we write a computer program, we use variable names like A, B, C, D, and we use descriptive names so that we can remember these names easily. So these are purely logical addresses. When we compile a C++ program, it is converted into an executable file. Now an executable file is a program that remains on our disk and contains the virtual address space. So whenever we click an executable file, the file is loaded into the memory, and from in memory physical address space is allocated to this process, and this translation is known as address binding or mapping. जब हम मेमोरी मैनेजमेंट का आर्टिकल डिस्कस करेंगे या वर्चुअल मेमोरी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम इस एड्रेस बाइंडिंग को ज़्यादा बेटर वे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम है, हमने प्रोसेस क्रिएट किया, उसका वर्चुअल एड्रेस स्पेस बना, उसके बाद वो प्रोसेस मेमोरी में लोड हो गया, मेमोरी में उसे कुछ मेमोरी सेल्स मिले। सो अब आप देख रहे हैं कि लेट्स सपोज एक प्रोसेस में ये इंस्ट्रक्शन है, ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस पे किसी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन रैम में ज़रूरी नहीं कि ये फर्स्ट पार्ट पर ही एग्जिस्ट करे। रैम में आप इसको केयरफुली देखें तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह जो ये पार्ट है ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस में सेकंड प्लेस पे है, लेकिन ज़रूरी नहीं मेमोरी में भी ये सेकंड प्लेस पे हो। मेमोरी में ये जो पार्ट है ये आपको क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये बेसिकली कैसे मैनेज हो रहा है? एड्रेस बाइंडिंग के थ्रू। और एड्रेस बाइंडिंग कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए प्रोसेसेस को मैनेज करता है, यानी प्रोसेस क्रिएट करना, प्रोसेस डिलीट करना, उसके बाद वर्चुअल एड्रेस स्पेस और फिज़िकल एड्रेस स्पेस को बाइंड करना। सेकेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए मेमोरी को मैनेज करता है, यानी रैम में स्पेस को एलोकेट करता है, स्पेस को डी एलोकेट करता है। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए स्टोरेज डिवाइसेस को मैनेज करता है, हम हार्ड डिस्क ड्राइव को मैनेज करते हैं, उसमें पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं,
फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और फंक्शंस को मैनेज करता है, कीबोर्ड्स को मैनेज करता है, टच पैड को मैनेज करता है, प्रिंटर को मैनेज करता है। इसी तरह जब हम फाइल्स कॉपी करते हैं फ्रॉम हार्ड डिस्क टू यूएसबी, उसको भी मैनेज करता है। नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, लाइक हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, हम वाईफाई को यूज़ करते हैं, हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करते हैं, इसके अलावा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं। ये सारे फंक्शंस भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और लास्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ये बेसिक फंक्शंस हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के। नाउ अब डिफरेंट फंक्शंस तो हमने डिस्कस कर लिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, लेकिन ये फंक्शंस किस तरह से हमें प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ऑल दीज फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। सो डिफरेंट सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट सर्विस इज एन यूज़र इंटरफेस। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। कुछ उनमें से कमांड लाइन इंटरफेस पे बेस करते हैं, कुछ GUI पे बेस करते हैं। जैसे डॉस है वो कमांड लाइन पे बेस करता है, हमें कमांड्स टाइप करनी पड़ती, उसमें हमारे पास बटन्स नहीं हैं, टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, पिक्चर्स नहीं हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, वो हमें कमांड याद रखनी पड़ती हैं और उनको करेक्ट वे में लिखना पड़ता। लेकिन जो विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, मैक OS है, ये सारे के सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जैसे हम यहाँ मिनिमाइज़ पे जाते हैं तो ये हमें बलून में शो कर देता है कि ये मिनिमाइज़ है, तो हम इसको एक्सपेरिमेंट के साथ इजीली लर्न कर सकते हैं। हम राइट क्लिक करते हैं तो ये हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन बता देता है, हमें यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ से हम रेजोल्यूशन देख सकते हैं। इसी तरह हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो हमें फ्री स्पेस का पता चल जाता है। बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमें MDI भी प्रोवाइड करते हैं, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। उसमें हर चीज़ मेन्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो भी एक किस्म का GUI ही होता है। GUI की सब टास्क की वो होती है, सब टाइप ही है। सेकंड सर्विस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है वो एक्चुअली हमारे पास है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी जब हम प्रोग्राम को डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो जाता है और वो रन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस बन जाता है। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम कंप्लीट होता है, हम उसको क्लोज़ कर देते हैं, वो मेमोरी से वाइप आउट हो जाता है, या कोई एरर आ जाता है जिसकी वजह से हमें उस प्रोग्राम को क्लोज़ करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं कि हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की और उसको टर्मिनेट करने की फैसिलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है। अब इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ज़रूरी नहीं कि मैं कीबोर्ड से लिखूं तो यही इनपुट है, मॉनिटर स्क्रीन पे जो मुझे नज़र आए यही आउटपुट है। ये तो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट है ना, जिसे हम कंसोल इन एंड कंसोल आउट बोलते हैं। लेकिन जब हम अपनी हार्ड डिस्क से डाटा फ्लैश ड्राइव में कॉपी करते हैं, उनमें भी इनपुट एंड आउटपुट ही इन्वॉल्व है। नो डाउट डाटा कॉपी हो रहा है, लेकिन डिस्क से डाटा आउट जा रहा है और फ्लैश ड्राइव पे डाटा इन जा रहा है। तो आप इसको भी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन कह सकते हैं। इसी तरह जब एक प्रोग्राम को हम डबल क्लिक करते हैं तो वो मेमोरी में लोड होता है, यानी मेमोरी में कॉपी होता है। तो इस सिचुएशन में भी डिस्क से आउट जा रहा है, रैम में इन जा रहा है। तो ये भी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ही है। उसके बाद सेकेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की फैसिलिटीज़ देता है। नाउ व्हाट इज़ फाइल सिस्टम? आप माई कंप्यूटर पर क्लिक करें, आप किसी भी ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो आपको यहाँ पर NTFS नज़र आ रहा है, इट इज़ ए फाइल सिस्टम। इसी तरह आपको यहाँ पर CDFS लिखा नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी फाइल सिस्टम को डील करती हैं। अगर आप लिनक्स की बात करें तो उसमें ext2, ext3, ext4 फाइल सिस्टम है, लेकिन विंडोज़ में हमारे पास ज़्यादातर फैट है, xFAT है, FAT16, 32 और NTFS यूज़ होता है। CDs एंड DVDs में CDFS यूज़ होता है। तो फाइल सिस्टम बेसिकली हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डायरेक्टरीज़ को रीड कर सकें। अब डायरेक्टरीज़ को रीड करने का मतलब क्या है कि जब हम डायरेक्टरी को ओपन करें तो उसमें जितनी भी फाइल्स हैं उनकी डिटेल मिल जाए।
सेकंड, हम डायरेक्टरीज़ को राइट कर सकें। डायरेक्टरीज़ को राइट करने का मतलब क्या है? न्यू फोल्डर क्रिएट करना। ये मैंने डायरेक्टरी राइट कर दी, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ये मैंने डायरेक्टरी रीड कर ली। तो ये हमें क्लियरली शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई आइटम नहीं एग्जिस्ट करता। इसी तरह फाइल सिस्टम में हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ न्यू से मैं नोटपैड फाइल क्रिएट कर लूँ, किसी भी टाइप की फ़ाइल क्रिएट कर लूँ, मैं उस फाइल को डबल क्लिक करूँ तो ये ओपन होगी, ये मैं एक्चुअली इस फाइल को रीड कर रहा हूँ। इसी तरह फ़ाइल की लिस्टिंग देखना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस फोल्डर को ओपन करें तो इसमें इतनी सारी आपको फाइल्स नज़र आ रही हैं। ये फ़ाइल लिस्टिंग है, फ़ाइल के नेम नज़र आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर फाइल्स की डिटेल हमें नज़र आ रही है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें फ़ाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन है। अब ये कम्युनिकेशन इंटरनेट से भी हो सकती है, ये किसी लोकल नेटवर्क पर भी हो सकती है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो प्रोवाइड्स अस सर्विसेज टू कम्युनिकेट और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ए नेटवर्क और ऑन द इंटरनेट और इन ए पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, स्पेशली सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स, जिनमें हमारे पास एक बस है, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और ये मल्टीपल प्रोसेसर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग शेयर्ड मेमोरी। तो ये कम्युनिकेशन की ही फैसिलिटी है। या हमने एक आर्टिकल पढ़ा था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में डिटेल से एक्सप्लेन भी करूँगा। पहला जो हमारे लेक्चर थे उसमें मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू प्रोवाइड किया था उन चीज़ों का, और इन चीज़ों को साथ साथ मैं डिटेल से भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा, जैसे इस वीक के लेक्चर्स में मैंने किया। तो कम्युनिकेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है, चाहे वो ब्लूटूथ कम्युनिकेशन हो, चाहे इंफ्रारेड कम्युनिकेशन हो, चाहे वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन एंड एरर रिपोर्टिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम कोई इनकंसिस्टेंट वर्क करते हैं तो एरर जनरेट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली इन एरर्स को फाइंड आउट करता रहता है कि एरर अकर किया या नहीं। जब एरर अकर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिटेक्ट करता है और हमें साथ ही बताता है कि ये एरर एक्चुअली है क्या। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी, ये मैंने फ़ाइल ओपन की हुई थी, मैं यहाँ पर इस फाइल को डिलीट करता हूँ और येस प्रेस करता हूँ तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ने एरर डिटेक्ट किया। ये जो आपके सामने मैसेज आया, फाइल इन यूज़, it is basically an error. So an operating system is constantly looking for the errors, and whenever an error is produced, operating system detects the error and reports the error to the user so that we can resolve it or we can continue to use our computer system in a consistent and efficient manner. नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस आती है वो रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि रिसोर्स क्या है। स्टोरेज डिवाइसेस रिसोर्स हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस रिसोर्स हैं, फाइल्स रिसोर्स हैं, डायरेक्टरीज रिसोर्स हैं, मेन मेमोरी रिसोर्स है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एलोकेट भी करता है, रिसोर्सेज डी एलोकेट भी करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया। अब नो डाउट इस फोल्डर की अपनी कोई भी मेमोरी नहीं है क्योंकि इसमें कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। लेट्स सपोज मैं ये फाइल इसमें कॉपी कर देता हूँ। अब इस फोल्डर की कोई ना कोई मेमोरी है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें तो ये फोल्डर 12 KB स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, रिसोर्स को मैनेज किया और हार्ड डिस्क ड्राइव में से 12 KB स्पेस इसको एलोकेट की। अब अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस स्टोरेज स्पेस को भी फ्री कर देगा, इसको बिजी नहीं रहने देगा। इट मीन्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ डी एलोकेटेड द एलोकेटेड मेमोरी। इसी तरह व्हेन एवर वी क्लिक ए प्रोसेस और वी रन ए प्रोग्राम, इट इज़ लोडेड इनटू मेमोरी एंड सर्टन अमाउंट नंबर ऑफ बाइट्स और किलोबाइट्स और इवन मेगाबाइट्स आर एलोकेटेड टू द process, and after the process finishes its execution, the process basically exits from the RAM and the memory space of the RAM is freeze out. जैसे अभी हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा था
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इतनी स्पेस एलोकेट की गई, लेकिन जैसे ही मैं इसको एंड प्रोसेस करता हूँ साथ ही ये मेमोरी स्पेस जो है ये फ्री आउट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग सर्विसेज। सो व्हाट आर अकाउंटिंग सर्विसेज? लेट्स सपोज आई राइट क्लिक ऑन दिस फाइल एंड गो टू द प्रॉपर्टीज। You can see the name, you can see the type, you can see the program, location, its size, date created, modified, access, and then we go to the details. There are different sort of informations here. All of these are accounting informations. इसी तरह हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर आइटम्स नज़र आ रहे हैं, कितने आइटम्स हैं, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, मुझे यहाँ एक स्क्रीन पर आइडिया हो रहा है कि किस ड्राइव में कितनी स्पेस एम्प्टी है और कौन सी ड्राइव जो है वो फुल है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा। उसके बाद सेकंड एक और हम इंटरेक्टिव एग्जांपल देखते हैं अकाउंटिंग की। मैं दोबारा टास्क मैनेजर को ओपन करता हूँ। आप यहाँ पर देखें कि जितने प्रोसेस हैं उसके सामने यूज़र नेम लिखा, ये भी अकाउंटिंग है। हर प्रोसेस कुछ CPU की परसेंटेज यूज़ कर रहा है, ये भी अकाउंटिंग है। मेमोरी यूज़ कर रहा है, ये भी अकाउंटिंग है। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ शो ऑल प्रोसेसेस, तो आपको अब इस यूज़र के अलावा सिस्टम यूज़र भी नज़र आ रहा है, लोकल सर्विस यूज़र भी नज़र आ रहा है। यू कैन ऑल्सो सी नेटवर्क सर्विस, ऑल दीज आर डिफरेंट यूज़र्स। So accounting system provides us information regarding different users and different resources being used by each of these users. जैसे for example हम यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं यूज़र नेम से, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि लोकल सर्विस यूज़र जो है वो टोटल कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, नेटवर्क सर्विस यूज़र टोटल कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, सिस्टम टोटली कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो मेरा यूज़र नेम है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। सो ऑल ऑफ दीज आर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस एंड दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम अकाउंटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। all people know that we can create different accounts. विंडोज़ में हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके राइट सबसे ज़्यादा। हम गेस्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके राइट सबसे कम हैं। हम लिमिटेड यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके एक्सेस राइट्स भी कम हैं। सो ये सब कुछ किस लिए है? प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। हम पासवर्ड्स लगा लेते हैं, पासवर्ड्स किस लिए हैं? बेसिकली ड्यू टू सिक्योरिटी। इसी तरह हम फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और इसकी हम सिक्योरिटी ऑप्शंस पर चले जाते हैं। इन सिक्योरिटी ऑप्शंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये भी बेसिकली किस लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी यूज दीज सर्विसेज? हम डायरेक्टली इन सर्विसेज को यूज़ नहीं करते, बल्कि इन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हमें सिस्टम कॉल्स रिक्वायर्ड। जिस तरह प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल्स है ना, कि हमें कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फंक्शन कॉल करना पड़ता, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को यूज़ करने के लिए हमें सिस्टम कॉल्स यूज़ करनी पड़ती है। सिस्टम कॉल्स बेसिकली क्या है? प्रोग्रामिंग इंटरफेस टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द operating system. Now operating system is a software, so it has group of programs in it, or you can say that group of modules in it. Each module has certain number of instructions. We simply cannot access these instructions directly. We can just run these instructions. Now how we will run these instructions? We will run these instructions using programming interfaces. जैसे C++ में अगर हमने दो नंबर्स की पावर कैलकुलेट करनी है तो हमें नहीं पता कि POW फंक्शन में क्या कोड लिखा है,
हम सिंपली वहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं सी आउट POW 2,3, तो हमें पावर कैलकुलेट कर देता है। सो POW बेसिकली क्या है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हमें नाम का पता है कि हम ये लिखेंगे, हम इसको 2 वैल्यू देंगे तो हमें पावर की वैल्यू रिटर्न कर देगा, लेकिन एक्चुअली ये काम 1 लाइन में परफॉर्म हो रहा है, 10 इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म हो रहा है, 40 इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म हो रहा है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। So operating system, the modern operating systems are being developed in high level languages like C, C++ and Java. So we have hell of code in the whole operating system. We access all these codes using application program interface. हम डायरेक्टली इनको कॉल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर कहीं नोट पैड ओपन करूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि प्रिंट दिस, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से इंटरफेसेस यूज़ कर रहा है। इसके लिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम ने एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोवाइड की है ताकि मैं API से डील करूँ और API इंटर्न सर्विसेज से डील करे। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल पर जाता हूँ और मैं प्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ। सो दिस इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम interface. I can change the number of copies, I can change the printer, I can change the slide options, I can change the orientation of the slides, I can change page orientation, I can even change the color. But how am I changing these? I am changing these using the application program interface. और ऑपरेटिंग सिस्टम इस एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की वजह से डिफरेंट सिस्टम कॉल्स को यूज़ करता जा रहा है और इन चीज़ों को मेरे लिए चेंज करता जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि इस प्रिंटर को चेंज करने के लिए कोड कौन सा है, किस फाइल में प्रेजेंट है, उस फाइल का एड्रेस क्या। मैं उन इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली भी नहीं अपने सामने देख रहा, मुझे ये भी नहीं पता कि इसके फंक्शन का नाम क्या है, लेकिन मैं इन इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहा हूँ किसके थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू। तो इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें किसी किस्म की कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सिस्टम कॉल्स आर इम्प्लीमेंटेड। इसके लिए हमारे पास सिस्टम कॉल इंटरफेस यूज़ होता है। जिस तरह इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए इंटरप्ट वेक्टर है, इसी तरह सिस्टम कॉल्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास सिस्टम कॉल इंटरफेस है। तो सर सिस्टम कॉल इंटरफेस maintains a table indexed according to the numbers. Now ये numbers कौन से हैं? Typically a number is associated with each system call, यानी आपने हर सिस्टम कॉल को एक नंबर साइन कर दिया, फिर आपने एक टेबल या एक डाटा स्ट्रक्चर बना लिया, उस डाटा स्ट्रक्चर में आपने ये डिफरेंट सिस्टम कॉल्स स्टोर कर दी, और फिर एक्चुअली क्या होता है कि ये सिस्टम कॉल इंटरफेस इस टेबल को मेंटेन करता है सिस्टम कॉल्स को फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्राम इंटरफेस क्या करता है, सिस्टम कॉल्स को कॉल करता है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल को इन्वोक कर देता है, यानी उसके कोड को रन करना शुरू कर देता है। और सिस्टम कॉल्स हमेशा कर्नल रन करता है, और जब सिस्टम कॉल रन हो जाती हैं उसके बाद कंट्रोल वापस मेन प्रोग्राम के पास आ जाता है। सो जो कॉलर है, द कॉलर नीड टू नो नथिंग अबाउट हाउ द सिस्टम कॉल इज़ इम्प्लीमेंटेड। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंटर चेंज कर रहा हूँ, सो आई एम बेसिकली ए कॉलर, I don't need to worry about the code that how this printer is changing or which lines of code are changing these printers. I just need to know that I have 3 options and I can select any printer by just clicking on the printer. So this saves me from a lot of complexity. So ये कैसे पॉसिबल हुआ? API की वजह से। अब API वही करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज इसको प्रोवाइड करता है। अगर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रिंटर्स प्रोवाइड ही ना करे
तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस मुझे कोई प्रिंटर शो नहीं करेगा। जैसे इस टाइम मेरे पास कोई एक्सटर्नल प्रिंटर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे वो प्रिंटर शो भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं कोई एक्सटर्नल प्रिंटर इंस्टॉल कर लूँ then this application program interface will be bound to show me that printer also, because the operating system services or system calls are telling this API to show all the printers to the user. तो जितनी भी डिटेल्स हैं या इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो यूज़र से हिडन है। क्यों यूज़र से हिडन है? ड्यू टू द यूज़ ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हिडन रखता। नाउ लेट्स डिस्कस ए ब्रीफ रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम कॉल्स। Now clearly you can see that there are two things. One is the user mode and the second one is kernel mode. Again the kernel mode here is more privileged while the user mode is less privileged. Now what happens? User is running applications in the user mode, and whenever a user application needs to perform a task on the hardware, that application uses an application program interface to open system call interface. Whenever a system call interface is opened, operating system changes its mood. It changes its mood in the sense that it moves from the user mode to the kernel mode. Application program जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी सर्विस को यूज़ करना चाहता है वो सबसे पहले सिस्टम कॉल इंटरफेस को ओपन करता है, और जैसे ही सिस्टम कॉल इंटरफेस ओपन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर यूज़र मोड से निकल के कर्नल मोड में चला जाता है। अब जैसे ही कर्नल मोड में जाता है हमारे पास यहाँ पर एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है जिसको हमने नाम दिया था सिस्टम कॉल इंटरफेस टेबल। इस टेबल में डिफरेंट सिस्टम कॉल्स और उनका इंडेक्स है। यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक सिस्टम कॉल फाइंड आउट करता है, उस सिस्टम कॉल को रन करता है, उस सिस्टम कॉल में जितने भी कोड पोर्शंस हैं उनको रन करने के बाद वापस सिस्टम कॉल इंटरफेस पे आता है, और जैसे ही हमारा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है हमें रिक्वायर्ड सर्विस मिल जाती है, operating system again changes its mode from kernel mode to the user mode, or changes its state from the more privileged mode to the less privileged mode. So this is the basic scheme behind the working of system call interface. But the main point that you need to remember is that whenever a system call occurs, operating system changes its mode of operation. It switches from user mode to the kernel mode, and after providing the necessary service to the user, operating system again returns from the kernel mode to the user mode. Now here are different system calls. We have system calls related to processes that are used to create process, delete process, or send message, receive message. Similarly, we have system calls for file management system, we have system calls for device management, for general information like the information related to time, date. We have system calls related to communication, and we have system calls related to protection and managing overall security of our computer system. So this was our lecture which was all about the working of operating system. तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हमारे जो फर्स्ट लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू प्रोवाइड किया था इन चीज़ों का, और मे भी आप उन चीज़ों से कंफ्यूज हो रहे हो, तो उन चीज़ों को एलैबोरेट करने के लिए मैं जैसे ये आर्टिकल्स डिस्कस करता जाऊंगा साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स को आपके पास रिवाइज भी करता जाऊंगा ताकि आपको बेटर वे में समझ आ सके। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट था एड्रेस स्पेस का, वर्चुअल एड्रेस स्पेस का, ये आपको तब तक समझ नहीं आना था जब तक आप एक प्रोग्राम और प्रोसेस में डिफरेंस ना समझ लेते। जब तक आप प्रोसेस की मेमोरी लेआउट ना समझ लेते तब तक आपको वर्चुअल एड्रेस स्पेस का पता नहीं चलना था या फिज़िकल एड्रेस स्पेस का पता नहीं चलना था।
तो इसलिए बेसिकली मैंने ये आपके लिए मज़ीद एलेबोरेटेड कॉन्सेप्ट या एक लेक्चर प्रिपेयर किया दैट हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। आई होप कि जो भी हमने अंडरस्टैंड किया या पढ़ा वो आपको इजीली समझ आ गया होगा। बाकी आप लोगों को किसी भी किस्म की क्यूरीज हों तो आप उनको पोस्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसेस स्केजुलिंग का ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे और उसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे।